सीसेट यार मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं थी कभी सीसेट की। मेरे हिसाब से देखो, सीसेट के लिए ना एक स्ट्रैटेजी बना के जानी चाहिए कि हमें ऐसे करना है, हमें वैसे नहीं करना। मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी कि PYQs को मैं फॉलो करूँ। और मेरे हिसाब से मेंस GS का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो आंसर राइटिंग है, ना कि नॉलेज। पॉइंट जनरेट करना सीखो, ना कि रटना। रटने से कुछ नहीं होगा। UPSC क्वेश्चन ऐसे पूछती है, आपको पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे। सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी को ऐसे दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, कोचिंग किसी की भी ना तैयारी में शायद 20% का ही कंट्रीब्यूटर है, 80% खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मुझे लगता है नुकसान ही है, ऐसे कुछ नहीं है। आई थिंक जो ह्यूमैनिटीज़ से करके आते हैं उनका एज इसलिए है क्योंकि वो आंसर राइटिंग की उनको अच्छी प्रैक्टिस होती है। और हम लोग इंजीनियरिंग में क्या है, हमारा तो एक पेपर में 2-3 पेज में हमारा पूरा एग्जाम निकल जाता था। ये नहीं कि मतलब करंट अफेयर्स अंधाधुंध बैठ के पढ़ने लग गए। पहली वैरायटी अपना स्टैटिक रिसोर्स, दूसरा अपना रखना चाहिए कि ये PYQ, तीसरा करंट अफेयर्स कर सकते हैं, ठीक है, और चौथा टेस्ट सीरीज़। मेरा पहला प्री जो है क्लियर नहीं हुआ था, वो कम अटेम्प्ट की वजह से क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं ये कहूँगा कि यार अटेम्प्ट ज़्यादा करने की कोशिश करना। तैयारी में इतना कोई मज़ा वज़ा नहीं आता है, थोड़ा काफ़ी मेहनत का काम है। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ हिमांशु भैया हैं जो भी अपना इंटरव्यू देके आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स भैया, आप यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। ओके, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम हिमांशु भास्कर है एंड मैंने NIT सूरत से इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। ओके, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इंटरव्यू एक्सपीरियंस बढ़िया था, बोर्ड काफ़ी अच्छा था, वैसा नहीं था जैसा मॉक्स में होता है। और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और बस बात करके मज़ा आया। बाकी तो देखते हैं मार्क्स क्या है। ओके, मॉक इंटरव्यूज दे रखे थे आपने पहले? हाँ जी, दिए थे। कितना रिलेवेंट लगे उनके क्वेश्चंस वगैरह? वैसे कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं थे, क्योंकि ऐसा कुछ डैप पे पूछा नहीं, काफ़ी कुछ रैंडम पूछा था। एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट नहीं हुआ। ओके, ऑप्शनल क्या था आपका? मैथ्स। मैथ्स, कुछ पर्टिकुलर रीजंस उनके पीछे मैथ जो आपने चूज़ किया? मैथ्स में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, और अच्छा रहा है। थोड़ा एक नेचुरली एक होता है इंसान का कि भाई हमें ही आता है, तो बस वही है। ओके, कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज आप ऑप्शनल के बताना चाहें मैथ्स के लिए बच्चों को? मैंने नोट्स रेफ़र किए थे IMS के, और उससे ही मैंने प्रिपेयर किया था खुद पूरा। ओके, जैसा कि आपका ऑप्शनल भी मैथ्स था, NIT इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है आपका, तो CSET आपके लिए कितना टफ रहा? सीसेट यार मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं थी कभी सीसेट की, ना ही मैं कहते तैयारी करता हूँ। और जब वहाँ गया तो बहुत बड़ा शौक लगा, और मुझे तो कसम से ऐसा लग रहा था कि मेरा सीसेट क्लियर नहीं होगा, मेरा एग्जाम ही प्रीलिम से क्लियर नहीं होगा। पर किस्मत अच्छी थी, सीसेट शायद क्लियर हो गया होगा थोड़े बहुत मार्जिन से, और अब यहाँ तक पहुँच गया। CSET वास्तव में बहुत कठिन रहता है बच्चों के लिए। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बताना चाहें, स्ट्रेटजी बताना चाहें, CSET बच्चों के लिए थोड़ा हेल्प हो सके? मेरे हिसाब से देखो, सीसेट के लिए ना एक स्ट्रैटेजी बना के जानी चाहिए कि हमें ऐसे करना है, हमें वैसे नहीं करना। क्योंकि जैसे मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग ही करता था, और इस बार वो लेंदी आ गए थे, इस वजह से मेरा ख़राब हो गया। तो मैं ये स्ट्रैटेजी दूंगा कि यार 40-50 मिनट पहले इंग्लिश पूरी कर लेना, उसको छोड़ना मत, और उसके बाद मैथ्स कर लेना, और 50 के ऊपर ही अटैम्प्ट रखना। मैथ्स को भी करना, 27 इंग्लिश होंगे, 30-24 मैथ्स के हो गए, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबली क्लियर हो जाएगा। ओके, आपने प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी थी? प्री के लिए यार मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी कि PYQs को मैं फॉलो करूं। मॉक्स पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो मॉक्स बहुत प्रेफर करते हैं, पर मैंने मेनली PYQ से ही पढ़ाई की है और मॉक्स ज़्यादा नहीं किया। अच्छा, और आंसर राइटिंग मेंस में लाइक इंजीनियर बैकग्राउंड वालों को लिखने की आदत नहीं होती है इतनी, तो आपको कितना स्ट्रगल रहा उसमें? यार मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ली नहीं थी, तो मेरी तैयारी मैंने मेनली की थी। राइट स्मार्ट करके कोर्स आता है HRT का, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, एंड वहीं से मैं आंसर राइटिंग करता था, और वो मेरा हो गया पूरा। तो आंसर राइटिंग कैसी करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कुछ क्या क्या चीज़ लेट गो कर देनी चाहिए? मेरे हिसाब से मेंस GS का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो आंसर राइटिंग है, ना कि नॉलेज। तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पर मेरे हिसाब से UPSC उस तरह के सवाल पूछती नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि यार सभी लोग जो हैं PYQs को अच्छे से पढ़ें, और उस पर ना आंसर बना ले, हो सके तो मॉडल आंसर्स पढ़ लें, और उसी आंसर को बार बार पढ़ के जाएँ। और आंसर राइटिंग के लिए स्पीड मेंटेन करें। स्पीड हो गई, कंटेंट जो है मॉडल आंसर से आ जाएगा, और उसी कंटेंट को स्ट्रक्चर में लिखना सीख लें। जैसे कि इंट्रो है, तो उसमें आप फैक्ट्स को, डेटास को बहुत लिखो ताकि अच्छा लगे। सिमिलरली बॉडी है, तो उसमें पॉइंट जनरेट करना सीखो, ना कि रटना। रटने से कुछ नहीं होगा। UPSC क्वेश्चन ऐसे पूछती है, आपको पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे। और कंक्लूजन ऐसा लिखो जो थोड़ा काम का हो, जो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव देता हो, ना कि मतलब कुछ भी अच्छा लिख के आ गए। काम के पर्सपेक्टिव, जैसे मैं SDGs बहुत लिखता था कि ये हम काम करेंगे, जैसे वाटर कंजर्वेशन है,
तो वाटर कंजर्वेशन पे हम काम करते हैं तो हमारा ESDG 6 है, ये सब चीज़ें हमारी अचीव हो जाएंगी। हमें 2030 तक SDG अचीव करनी है, तो वो SDG लिखिए, DPSP लिखिए, वो सब कीजिए। ओके, तो आपने कोचिंग की थी? मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, ना GS के लिए और ना मैथ्स के लिए। तो क्या लगता है आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ी आपको? क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कोचिंग की हेल्प रहती है, बहुत ज़्यादा ये भी रहता है कि डेली जाना है मेरे को तभी कोचिंग हो पाएगी। आई थिंक आज की डेट में जिस तरह से सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी को ऐसे दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग ऑनलाइन कोचिंग पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कोचिंग किसी की भी ना तैयारी में शायद 20% का ही कंट्रीब्यूटर है, 80% खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग नहीं लेंगे तो आपका नहीं होगा। इनफैक्ट जितने मेरे दोस्त हैं ज़्यादातर, वो सब बिना कोचिंग के ही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कोचिंग की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, अगर आपको कोई कंटेंट ला के एक जगह दे दे, सारा सामान एक जगह दे दे, तो वो उस मामले में कोचिंग जो है ना वो फ़ायदेमंद रहता है। बट ऐसा नहीं कि कोचिंग करना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। आई थिंक सारे नोट्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, बस पढ़ना होगा पूरा खुद से। ओके, जैसा कि आपने नोट्स की बात की, कोचिंग अपना मटेरियल खुद शॉर्ट आउट करके देती हैं अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें से। आपको क्या लगता है कितना रिलेवेंट है? बच्चों को थोड़ा बेसिक्स पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए या वो नोट्स भी काम के होते हैं? देखो, नोट्स तो मेरे हिसाब से सिलेक्टिवली पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसके अंदर। एक ये भी है कि मेरा ऑप्शनल मैथ्स था, तो वहाँ पे GS में हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नोट्स सेलेक्टिवली बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि यार हम सारा बैठ के पढ़ने लगे और रटने लगे। मेरे हिसाब से ना पहले PYQ पे फोकस करना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, और एक मॉडल आंसर्स आपके पास हो तो अच्छा है, या कोई गाइडेंस हो तो, जिससे ये पता चल जाए कि हमें लिखना क्या क्या है। और जो लिखने वाली चीज़ है ना वो बस ढूंढ के निकाल लो, कोचिंग के नोट्स लो, लिखने वाली चीज़ उसमें छाट लो बस। ओके, तो और करंट अफेयर्स कैसे कवर करने चाहिए? प्रीलिम्स या मीन्स? फॉर बोथ। प्रीलिम्स के लिए यार मैं करंट अफेयर से फोकस नहीं करता था, मैं PT कर लेता था पूरा, ताकि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। पर ये नहीं कि, क्योंकि UPSC एज इट इज़ करंट अफेयर से कुछ पूछती नहीं है, 2-2 साल पुराने, 3-3 साल पुराने न्यूज़ आते हैं, तो कितना इंसान पढ़ेगा। और मेंस में भी ना UPSC बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से पूछ नहीं रही है, वो स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा पूछती है जिसमें करंट लिंक्ड होता है। तो आपकी करंट की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप आंसर में लिख लो, पर ये नहीं कि आप पूरा करंट पढ़ के जाओगे तो उससे आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक कॉमन मिथ रहता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को थोड़ा UPSC में एज दिया जाता है, आपको क्या लगता है ऐसा है रियलिटी में? भाई मुझे लगता है नुकसान ही है, ऐसे कुछ नहीं है। आई थिंक जो ह्यूमैनिटीज़ से करके आते हैं उनका एज इसलिए है क्योंकि वो आंसर राइटिंग की उनको अच्छी प्रैक्टिस होती है। और हम लोग इंजीनियरिंग में क्या है, हमारे तो एक पेपर में 2-3 पेज में हमारा पूरा एग्ज़ाम निकल जाता था। यहाँ पे हमें लिखने हैं, मतलब तुम लगा लो कि 3 घंटे का टेस्ट है, ठीक है, और 250 नंबर है, 180 मिनट्स हैं, तो हर 20-40 और इधर 50 टोटल 50 पेज लिखने होते हैं 3 घंटे में। और वो इतना ज़्यादा हैवी होता है कि हाथों में मतलब बाकायदा हाथ दुखते हैं। तो लिखना बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा मुश्किल लिखना है मेंस में। तो ऐसा कुछ एज नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो शायद CSAT में होगा, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं। ओके, इसी से कुछ, जैसा कि आपने कहा बिहार से हैं, तो ऐसा क्यों होता है बिहार के बच्चे UPSC में थोड़ा ज़्यादा जाते हैं, उन्हें सक्सेस भी मिल जाती है जल्दी से? आपको क्या रीज़न लगता है इसके पीछे? भाई वहाँ पे जॉब्स भी कम है ना, सबसे बड़ा रीज़न यही है। जहाँ जॉब ज़्यादा है वहाँ पे लोग ज़्यादा जॉब प्राइवेट सेक्टर जॉब में जाते हैं। बिहार में प्राइवेट सेक्टर में इतने जॉब है नहीं, और वहाँ पे प्रेस्टीज ज़्यादा है UPSC सिविल सर्विसेज की। अगर कोई IAS IPS ऑफिसर है तो उसको समाज में अच्छा माना जाता है, तो इसलिए भी शायद लोग आते हैं। ओके, जे कुछ टाइम बाद प्री आने वाला भैया, कुछ टाइम बचा है उसमें, तो आप बच्चों को भी क्या बताना चाहेंगे ताकि वो मिनिमम टाइम में से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें? यार अभी से मैं कहूँगा ना कि PYQ जो है ना उसको अच्छे से उठा लो और अच्छे से हर चीज़ को पढ़ लो। एक एक कीवर्ड, एक एक जो भी वर्ड है, जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी डेटा है ना, सबको अच्छे से पढ़ लो। जो भी न्यूज़ पूछे गए हैं करंट अफेयर्स वाले, उसको देख लो कि वो कितने पुराने करंट अफेयर्स हैं। ये नहीं कि मतलब करंट अफेयर्स अंधाधुंध बैठ के पढ़ने लग गए। वो आमतौर पे 2-2 साल 3-3 साल पुराने करंट अफेयर्स आते हैं। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स को चौथी प्रायोरिटी रखना चाहिए। पहली प्रायोरिटी अपना स्टैटिक रिसोर्स, दूसरा अपना रखना चाहिए कि ये PYQ, तीसरा करंट अफेयर्स कर सकते हैं, ठीक है, और चौथा टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ पे कम फोकस करें, उसको ना सिर्फ एक टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए कि हमें पहले राउंड में कितना करना है क्वेश्चन, दूसरे राउंड में कितने क्वेश्चन करने हैं वो, और बाकी अपना स्टैटिक रिसोर्स और PYQ को बार बार पढ़ो, और PYQs पे जो जो चीज़ें हैं और जो जो ट्रेंड दिख रहा है उसको जाके इंटरनेट पे पढ़ो, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट होगा। और हमेशा ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, ये नहीं कि हम अटैम्प्ट करने में कम रहे, क्योंकि मेरा पहला प्री जो है क्लियर नहीं हुआ था, वो कम अटैम्प्ट की वजह से क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं ये कहूँगा कि यार अटैम्प्ट ज़्यादा करने की कोशिश करना, घबराना मत।
ओके भैया, एक लास्ट और फनी क्वेश्चन है, जैसे दिल्ली आने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सीरीज़ वगैरह देख के, रिलेशनशिप वगैरह में आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ किस हद तक वो चीज़ ठीक है? मतलब ये रोमांटिक रिलेशंस, यार देखो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिलेशन तुम्हें नीचे ले जाएगी ऊपर ले जाएगी। ऊपर ले जाएगी तो अच्छा है, इन्वॉल्व रहो। नीचे ले जाएगी तो फिर मत रहो इन्वॉल्व। ये तो पर्सनल पे डिपेंड करता है। सीरीज़ वीरीज़ तो क्या ही है यार, वो रियलिटी नहीं होती है। हाँ नहीं, सीरीज़ तो ऐसे वो मतलब सीरीज़ यार यूपीएससी को ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तैयारी में इतना कोई मज़ा वज़ा नहीं आता है, थोड़ा काफ़ी मेहनत का काम है। हाँ तो सीरीज़ जो है बस ग्लोरीफाई कर रही है, उसके चक्कर में कभी यूपीएससी करने मत आना। यहाँ पे मेहनत का काम है, बहुत कमिटमेंट चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम भैया, विश यू द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।